टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे। चलिए बैठ जाओ। वैसे अभी तक का जो लेक्चर में रहा है, यहाँ हमने समझा है जितने भी लेक्चर हुए, अभी केमिकल बॉन्डिंग का एक ही लेक्चर हुआ है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने समझा है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने समझा है क्या कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ये क्या है, एक तरीके से केमिकल यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स की क्या होती है, एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोई ना कोई एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसके द्वारा ये किसी भी केमिकल को फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्लियर है ना? कोई ना कोई एक बॉन्डिंग होती है जिसके द्वारा ये केमिकल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग होती क्या है, ये बॉन्डिंग बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई होती है। हम बोल सकते हैं क्या कि ये आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तीसरा हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक अट्रैक्शन जैसे काम करता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड बोलते हैं। ये भी बॉन्ड्स होते हैं। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ भी हमारा होता है, कौन सा होता है, वो कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड की जो कुल न्यूक्लियर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो होती है, इनकी कितनी होती है, कितनी वैल्यू मैंने आयनिक बॉन्ड की, इज ग्रेटर देन 500 किलो जूल पर मोल के आसपास देखेंगे। ठीक, अगर मैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की थी, ये कितनी थी, 200 to 450 किलो जूल पर मोल की बात की थी। सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, 10 to 45 किलो जूल पर मोल, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 to 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। मैं पहली क्लास में आपने बता चुका हूं, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो एस लाइक दैट, ये हम बोल सकते हैं 100 to 200 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। क्लियर, बात समझ में आ रही? ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया था क्या कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक हमारा पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है, अच्छा, ये जो एक अट्रैक्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है हर्षित से कि बेटा ये पॉजिटिव आयन बना कैसे, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन। आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अच्छा, आपने हर्षित ने बताया कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एन outermost शेल। ठीक है, अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो? ठीक है, ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतनी जल्दी पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। बस में है, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही जल्दी पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, और जितना जल्दी पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा वो। क्लियर? ठीक है, और जितना जल्दी यहां से, अब यहां से पता चल
कि मेरे पास एक न्यूक्लियस 1 एंड सेकंड, यानी कि कहने का मतलब है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा वो इतना इजीली निकलेगा, वहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उसको कम लगेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बोलते हैं। ये जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना इजी पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बात समझ आ रही? अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां, एनर्जी अगर मैं बात करूं नेगेटिव आयन की, हमें आ जाता है नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई मतलब है। हाँ, समझ आ रहा है? यानी कि कोई भी एक एटम मेरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बस समझ आ रही? The amount of energy are released from an addition of an electron of an gaseous atom, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस समझ आ रही? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब ज्यादा कब कम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि मेरा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, नहीं होता। मुझे एनर्जी कब कम देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कब कम होगी, जब न्यूक्लियस पास में होगा। यानी कि कहने का मतलब साइज मेरा कैसा होना चाहिए, एटम का कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। और साइज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कहने का मतलब। अब यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज दैट ए न्यूक्लियस फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट न्यूक्लियस फर्स्ट है। यहां इस न्यूक्लियस से और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस देख लो, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस देख लो। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किधर कम होगी, एनर्जी किधर कम होगी, बताओ। ये इलेक्ट्रॉन किधर जल्दी जाएगा, सर आउटरमोस्ट शेल से किधर जाएगा, ये सपोज दैट मैंने ए बोल दिया, ये सपोज दैट मैंने बी बोल दिया, तो किधर जाएगा, ए की तरफ या बी की तरफ। अच्छा, किसकी तरफ जाएगा, सर बी की तरफ, बी की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा गजब का है, और ये वाला जो न्यूक्लियस होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त तरीके से अट्रैक्शन में पकड़ लेगा। बात समझ आई? तो इसका अट्रैक्शन इसकी तरफ जल्दी होगा। क्या मुझे इसकी तरफ भेजने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी, कम या ज्यादा, एनर्जी यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। बस समझ आ रही है, एनर्जी यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मेरे पास साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसे ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, और साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसका शेल बढ़ता चला जाता है, अट्रैक्शन कम होगा, तो न्यूक्लियस को डालने के लिए मुझे एनर्जी इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से पता चलता है कि पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, जितना जल्दी रिमूव होगा, रिमूव होने के प्रोसेस को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, पॉजिटिव आयन उतना जल्दी फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव आयन उतना जल्दी फॉर्म होगा। और नेगेटिव आयंस के लिए मैंने क्या बोला, साइज जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो साइज कम, उतना ही जल्दी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा, साइज कैसा होना चाहिए, साइज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साइज कैसा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइज तो डिक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, साइज ज्यादा होना
चाहिए, तभी हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, और आयोनिक जो बॉन्ड होगा ये भी अच्छा होगा। अच्छा, मैंने अपने लेक्चर में ये भी बताया है कि जो आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, ये स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। अगर मेरा मेटेलिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आयोनिक बॉन्ड ये मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ से अगर दोनों चीजें अगर ज्यादा हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कैसी होगी, आयोनिक की बात हो गई है तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा कैसी हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। बोलो सही है, क्लियर है, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। और मैं मेटेलिक के बारे में बता देता हूं कि जो मेटेलिक होता है ये क्या होता है, डाउन टूवर्ड्स, डाउन इन द ग्रुप, कैसा होता है ग्रुप, कैसा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे हम पैरेलल टेबल में ग्रुप में यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब ऊपर जाएगा, यानी कि डाउन टू अप, अपवर्ड। ये मेरा क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन टूवर्ड्स द मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और डाउन टू अपवर्ड्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, हमारा पेज है सेकंड, ये तो चल ही नहीं रहा, हमारा पेज है सेकंड, ठीक है, सेकंड। हमने अपने लेक्चर में ये भी चर्चा की थी, जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था तो मैंने लास्ट पॉइंट पे आपको बोला था कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे सर, ठीक है। चल आज मैं बताता हूँ, हम केमिकल बॉडी में थोड़ा सा एक पॉइंट्स आगे चल रहे हैं आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे और क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये सभी जानते हो कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ व्हाट इज द मीन्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, those electrons which are present in the outermost shell of an atom called valence electron. Lone pair of electron, those electrons which are not participating in a bond formation, those electrons is called a lone pair of electron, ठीक है। And third one is the bond pair of electron, those electrons which are participating in a formation of bond electrons are called bond pair of electrons, ठीक है, okay। Then valence electron, lone pair of electron and bond pair of electrons are used towards the draw the Lewis structure. Suppose that we have a hydrogen atom. Suppose that we have a hydrogen atom. You also know that about the valence electron of the hydrogen is only one electrons are available in our whole shell. So draw the Lewis structure. Lewis structure. Lewis structure. Hydrogen. Suppose that hydrogen sign it is okay. Second one is a hydrogen. Clear?
and hydrogen have a one valence electron, ठीक है, one electron, and hydrogen has a one valence electron, ठीक है. It's to be complete in outermost shell two electrons. Completing outermost shell by the two electrons because it's present in a first period. Clear? मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो सपोज है वो होता कितना है 1s1, लेकिन चाहता कितना है, करने कितना चाहता है ये 2, यानी कि अपने आउटरमोस्ट शेल में यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है, तब ये संतुष्टि के साथ रह पाएगा. कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ये वाला हाइड्रोजन बोल रहा है भैया जी आप ऐसा करो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो. बात समझ में आई है? अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बोलेगा, जब आप कर ही रहे हो तो भैया जी हमारे अकाउंट में भी शेयर कर देना, ठीक है. तो ये आपस में जो एक शेयरिंग हो रही है, ये जो शेयरिंग हो रही है पहली बार, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग. इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है. और जिस तरीके से हमने इसका आउटर मोस्ट शेल को ऑक्युपाई किया है, ठीक है, इस प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं बच्चा? लुईस स्ट्रक्चर. क्या की बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके. देन वी हैव अ सेकंड एग्जांपल. अमोनिया. Draw the Lewis dot structure. ठीक है. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. चल अभी नहीं समझते हैं. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? एक. हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ किया, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ देगा. बिल्कुल देगा, शेयर करेगा नहीं करेगा? ठीक है. नाइट्रोजन ने दे दिया 1 2 3 एंड आउट. नो. अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 5. तो 1 2 3 4 एंड 5 इसने अपने पास रख दिया. ठीक. अब बात कर रहे हैं कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा कैसे. ठीक है. हाइड्रोजन चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना सर? 2. वेरी गुड. अरे बोलने में डरते क्यों बच्चा? 2. ठीक है. ये भी कितने चाहेगा? 2. ये भी कितने चाहेगा? 2. कर दिए. नाइट्रोजन कितने चाहता है? 8. सपोज 7 1s2 2s2 2p. इस 3p में होने कितने चाहिए? 6. यानी कि अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 to 5. तो ये हैं कितने? इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और यहाँ 6 होने चाहिए थे, तो 6 + 2 कितना होता? 8. तो इसी को बोलते हैं कि ऑक्टेट कितना होना चाहिए था? 8. तो रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये इस तरीके से, वेरी सॉरी, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड कर लेगा, ये रख लेगा. बस ये जो एक शेयरिंग हुई है ना, इसको बोलते हैं, इन तीनों बॉन्ड्स को बोलेंगे क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग. और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या इसने कहीं भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया? This one is the definition of a lone pair of electrons. Those electrons which are not participating in the formation of bond, that is called the lone pair. Clear or not?
की बात समझ में आई? ठीक, ये तो हुई लुईस स्ट्रक्चर की कहानी, और वो भी बहुत इजी। अगर मैंने आपको एक सपोज दैट कि मैंने आपको दे दिया एस एफ या फिर ऐसे नहीं PCl3 का, अगर मैंने आपसे बोला कि इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, हाउ टू बी डिटरमाइन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द PCl3, so please explain it right now. Explain it. PCl3 बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। नंबर 1, अब यहां से मैं कुछ रूल, जो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ करूंगा। क्या हमको पता होना चाहिए कि इस पूरा मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिटरमाइन करना होगा कि ये मॉलिक्यूल्स आपकी नोटबुक में फेयर में नोट होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज हियर, राइट? ओके, PCl3 Q, the valence electron of the phosphorus plus 3 into Cl, right? Okay, ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से। क्या करना है, Q कैसे फाइंड आउट करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस कितना होगा सर? 5। इतनी बात तो मैं बता चुका हूं, आपका आंसर यही होगा, नहीं होगा? ठीक, प्लस 3 into वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन 7, राइट? ओके, देन टोटल कितना हो जाएगा? 5 plus 21 is equal to 26 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर सर? एकदम अच्छे से क्लियर। फर्स्ट स्टेप को क्रॉस किया। सेकंड स्टेप अब हमको निकालना होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना होगा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमारे पास PCl3 मॉलिक्यूल है, PCl3, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा ये जो हमारे लगे हुए हैं क्या, लिगेंड्स। बस समझ आ रही है? ये जो साइड एटम लगे हुए हैं, ये साइड एटम्स। सेंट्रल मेटल एटम नाम से ही आपको पता चला होगा कि जो सेंटर में प्रेजेंट हो, जो अकेला प्रेजेंट हो, उस मेटल एटम को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? फास्फोरस है, और ये बाकी के CO3 जो बचे हुए हैं वो साइड एटम्स हैं। क्लियर? ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमने ड्रॉ कर लिया बच्चा, ठीक है। फास्फोरस Cl ड्रॉ कर लिया। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने ड्रॉ कर लिया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर कितने? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 हुए। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अगर मुझे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? 3 into 2। क्यों? क्योंकि एक पेयर में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। समझ आ रहा है? ठीक। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कितना निकाल लिया? 3 into 2 is equal to कितना होता है बच्चा? 6 होता है। क्लियर? तो हमने सेकंड प्रोसेस को फॉलो कर लिया सर, बिल्कुल इजीली फॉलो कर लिया। एनी डाउट? इसको रफ करना बना लिया आप लोगों ने? बना लिया? नहीं बनाया तो बना लो। निकालिए, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सेकंड स्टेप में निकालिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें निकालना होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिखेगा सर? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इजी है, ठीक है। अब Q कितना है? 26 माइनस
कितना है 6, कितना बचा 20 बचा, 20 बचा। अब यहां से हमने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। बोलो फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर, थर्ड स्टेप क्लियर। ये बनाना सिखा रहा हूं, एग्जाम में आए बिना रहेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है समझ। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब फोर्थ स्टेप में बस कुछ नहीं करना है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बच्चा आपको, फास्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लियर जी। अब ये जो हमने क्या निकाले हैं लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज साइड एटम से भरना स्टार्ट करो, ठीक है। इस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 कंप्लीट हो। तो 6 6 12 6 18 बचा कितना, 2 बचा, 18 हो गया, 2 बचा, 2 अब सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, इस क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, इस क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। क्या इस फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया, क्या इस फास्फोरस ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे क्लोरीन का जो मकसद था 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। फास्फोरस का मकसद था 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, इन आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट किया, बिल्कुल कर लिया, कर लिया ठीक। अब बस हमारा लोएस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना हुआ है, इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बच्चा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बचे हुए हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब यहां से जो फिफ्थ स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप, ठीक है, यहां से जो फिफ्थ स्टेप आता है वो फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप क्या है बच्चा, वो होता है हमारा फॉर्मल चार्ज निकालना। क्या निकालेंगे अब हम, फॉर्मल चार्ज। क्या हासिल हमने फॉर्मल चार्ज